Hello dear friends, welcome to your YouTube channel MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में कई सारे वीडियोस लेके आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑर्डर 5 समन्स के बारे में। ये समन्स को हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक भी कर दें। देखिए, समन्स टू डिफेंडेंट ये ऑर्डर 5 में दिया गया है। समन की प्रक्रिया को बताता है आपका आदेश 5 और इसके लिए सेक्शन थे हमारे सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 29 तक। तो अभी हम आगे चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करें? आज ऑर्डर 5 सम्मन्स, हमने सम्मन्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। टोटल रूल थे इसमें 1 से लेकर 30 तक और 1 से 30 तक के रूल्स को हमने कैसे डिवाइड किया था प्रीवियस वीडियो में? एसेंशियल ऑफ सम्मन्स, अपीयरेंस, कंटेंट्स ऑफ सम्मन एंड मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। तो एसेंशियल संबंध थे वो रूल 1 एंड 2 में डिफाइन थे। रूल 3 और 4 आपका अपीयरेंस की बात करता है। कंटेंट ऑफ समन रूल 5 से रूल 8 में थे और मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन आपके रूल 9 से रूल 30 तक थे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है समन्स का पार्ट 1 तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज़रूर देख लें। उसमें हमने पहले तीनों फैक्टर एसेंशियल ऑफ समन्स, अपीयरेंस एंड कंटेंट ऑफ समन्स यानी कि रूल 1 से लेकर रूल 8 तक के बारे में बात की है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स की, यानी कि रूल 9 से लेकर रूल 30 तक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई वीडियो सुनते हैं तो हेडफोन लगाकर सुनो, बीच बीच में पॉज करते रहें, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, नोट्स बनाएं। अच्छे और इफेक्टिव नोट्स आपके रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प करते हैं और रिवीजन का आपकी सक्सेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत अहम भूमिका होती है। तो हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। समन्स क्या है? समन्स क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है कोर्ट का, जिसपे कोर्ट जज साइन करता है, एक सील लगी होती है कोर्ट की, जो किसी डिफेंडेंट को ये बताता है, प्रतिवादी को ये बताता है कि आपके खिलाफ एक मुकदमा, एक वाद इस न्यायालय में लाया गया है किसी वादी के द्वारा, तो आप सो एंड सो डेट को आके अपना आंसर दें और उसका जवाब दें। ये एक समन की लेमैन लैंग्वेज है। तो आज हम बात करेंगे मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, यानी कि रूल 9 से लेके रूल 30 तक। तो आज हम बात करेंगे मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स की। देखिए, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर्विस बाय कोर्ट, सर्विस बाय प्लेंटिफ, पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस एंड सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अगर हम रूल्स के हिसाब से बात करें तो रूल 9 नियम 9 बात करता है सर्विस बाय कोर्ट की, नियम 9 ए बात करता है सर्विस बाय प्लेंटिफ की, जिसको दस्ती समन भी बोला जाता है। रूल 10 से लेकर 16 तक पर्सनल डायरेक्ट सर्विस की बात की गई है और रूल 20 आपका बात करता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की। और अदर जो रूल्स हैं हमारे एक्सेप्ट दीज रूल्स, वो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं कि कहाँ किस कंडीशन में क्या होगा। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, सर्विस बाय कोर्ट कैसे होगी, यानी कि रूल 9 क्या कहता है। रूल 9 आपका है कि डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट where the defendant resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted। मान लीजिए मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय में लाया गया है और डिफेंडेंट उसी के जुरिडिक्शन में रहता है या उसका कोई एजेंट उसी जुरिडिक्शन के अंदर रहता है जो एम्पावर है सर्विस ऑफ समन के लिए। ठीक है, समन सेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स बी डिलीवर्ड और सेंट आइदर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व्ड बाय हिम और वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स और टू सच कुरियर सर्विस एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। तो समन कैसे सर्विस करेगा कोर्ट? देखिए, कोर्ट की कुछ अपने अपॉइंटेड अफसर्स होते हैं जो सर्विस की समन की सर्विसेज करते हैं, वो उनको दे सकता है, उसके किसी सबॉर्डिनेट को दे सकता है, या हर एक स्टेट में हाई कोर्ट अपने समन और सर्विस के रिलेटेड कुछ रूल्स बनाता है। उन्हीं रूल्स के हिसाब से जो कोरियर सर्विसेज हैं जिनको अप्रूव कर रखा है, इट मे बी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, इट मे बी थ्रू सम कोरियर सर्विसेज विच आर अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, उनके माध्यम से आप उसकी सर्विस कोर्ट कर सकता है। किसको कर सकता है? तो उस व्यक्ति को कर सकता है जो उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में रहता है या किसी ऐसे उसका कोई एजेंट जो एम्पावर है सर्विस रिसीव करने के लिए और वो भी उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता है।
द सर्विस ऑफ समन्स मे बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग कॉपी देयर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। देखिए, सर्विस ऑफ समन में क्या होगा कि एक एक्नॉलेजमेंट की उसके साथ जाएगी कि वो जिसमें डिफेंडेंट के एड्रेस पे उसको हम पोस्ट भेजेंगे। बाई पोस्ट भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट हो सकती है, कोई कुरियर सर्विस हो सकती है। हम बात कर चुके हैं कि जो कुरियर सर्विस उसी न्याय के जो हाई कोर्ट है उस स्टेट का, उसके द्वारा जो अप्रूव की गई है, ठीक है। और भी दूसरे मीन्स हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के, जैसे कि आप फैक्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा भेज सकते हैं। ये सारे रूल्स जो होते हैं ये आपका हाई कोर्ट बनाता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द सर्विस ऑफ समन्स अंडर सब रूल शैल बी मेड एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेंटिफ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जो खर्चा आएगा आपका समन भेजने में, उस खर्चे का वहन कौन करेगा? वादी करेगा, यानी कि प्लेंटिफ के एक्सपेंस पर ही समन की सर्विस होगी। ये आपका रूल 9 बात करता है। अभी हम बात करते हैं सर्विस बाय प्लेंटिफ। अब रूल 9A, देखिए जो रूल 9A था ये आपका बात कर रहा है कि जहां पे प्लेंटिफ खुद से अपने सर्विस की सर्विस बाय प्लेंटिफ, रूल 9A। रूल 9A बात करता है समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस। देखिए, प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि सर्विस, जो सम्मन की सर्विस है वो मैं स्वयं करना चाहता हूं, तो आप सम्मन मुझे दे दीजिए, मैं उन सम्मन्स को सर्व कर दूंगा इन अ गुड फेथ। तो कोर्ट में इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन अंडर रूल 9, देखिए रूल 9 तो सर्विस बाय कोर्ट है ही, बट उसके एडिशन में रूल 9A में क्या दिया गया है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के प्रार्थना पत्र के बाद, फॉर द इशू ऑफ समन फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, permit such plaintiff to effect service of such summon on such defendant shall in such a case deliver the summon to such plaintiff for service। कोर्ट सम्मन बनाकर उस प्लेंटिफ को दे देगा और वो प्लेंटिफ खुद से उन सम्मन्स को वहाँ पे सर्विस करेगा, डिलीवर करेगा डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए। लेकिन ये कब होगा? जब कोर्ट में प्लेंटिफ ऐसा करने के लिए कोई एप्लीकेशन देता है, और इसी को दस्ती समन बोला जाता है। दस्ती समन क्या होते हैं? जब प्लेंटिफ खुद से समन की सर्विस करता है और उसमें एक एप्लीकेशन देता है कोर्ट में कि समन मुझे दे दी जाए। दस्ती समन के क्वेश्चंस प्री एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं रूल 10 में। देखिए रूल 10 बात करता है मोड ऑफ सर्विस की। द सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ एंड सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। देखिए सम्मन की सर्विस कब होगी? जब उसके ऊपर जज के हस्ताक्षर हो जाएंगे सम्मन के ऊपर, वो सम्मन वैसे बनेगा जैसा हम रूल 1 2 3 4 में बात कर चुके हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो सील भी लगेगी। उसे कौन साइन कर सकता है? जज भी साइन कर सकता है, या उसके बिहाफ पे जो भी कोई ऑफिसर अपॉइंट है वो भी उसे साइन कर सकता है। अभी हम बात करते हैं रूल 11। नियम 11 आपका कहता है सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स। देखिए जब आपका डिफेंडेंट एक से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जितने डिफेंडेंट होंगे उतने ही व्यक्तियों को सर्विस की अलग अलग सर्विस होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एक डिफेंडेंट को भेज दिया तो बाकी डिफेंडेंट भी उसके लिए लायबल होंगे, नहीं। जहाँ डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है, हर एक प्रत्येक प्रतिवादी को सम्मन की सर्विस अलग से की जाएगी, और इसका पूरा वहन जो होगा खर्चे का, पूरा एक्सपेंसेस प्लेंटिफ के द्वारा ही लिया जाएगा। अब रूल 12 यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन विद प्रैक्टिकेबल और हिज एजेंट। देखिए ये क्या कह रहा है कि जहाँ कहीं भी इट इज़ प्रैक्टिकेबल, ये संभव है कि सर्विस शैल बी मेड टू द डिफेंडेंट इन पर्सन, जहाँ डिफेंडेंट को खुद से उसके सामने स्वयं उसी को वो पॉसिबल है कि हम उसको दे सकते हैं समन, या उसके पास कोई ऐसा एजेंट है जो इस सर्विस को पावर है एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे उस एजेंट को दिया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका प्रैक्टिकेबल है, उसको देना संभव है, तो स्वयं डिफेंडेंट को ही दिए जाने चाहिए, अदरवाइज उसके एजेंट को दिए जा सकते हैं। नियम 13, नियम 13 यहाँ पे बात करता है कि सर्विस ऑन एजेंट बाय हुम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। मान लीजिए किसी बिजनेस या किसी वर्क से लेकर कोई डिफेंडेंट जो है कोई बिजनेस या वर्क अपना कर रहा है, और उसके उसे लेकर कोई वाद न्यायालय में आ जाता है, तो ऐसे में जो सर्विस के संबंध इशू होंगे वो उस बिजनेस या वर्क को जो भी उसका एजेंट संभाल रहा है उसको उसको जाके
दिए जा सकते हैं, उसको सर्विस की जा सकती है सम्मन की, ठीक है। और इसी पर्पज के मास्टर ऑफ शिप जो है, मान लीजिए कोई नेवल शिप है, प्राइवेट मर्चेंट नेवी का कोई शिप है, किसी बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसका जो मास्टर होगा उसे भी एजेंट माना गया है। इसे भी प्री एग्जाम के लिए आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हम बात करते हैं रूल 14 की, सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट ऑफ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए रूल 14 आपका यहाँ पे बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी न्यायालय में दिल्ली में कोई केस चल रहा है और किस डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी वहीं पे है, लेकिन डिफेंडेंट दिल्ली में नहीं रहता, तो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी इंचार्ज होगा, जो एजेंट होगा, जो उसका केयर टेकर होगा, उसको सम्मन की डिलीवरी की जा सकती है। अभी हम 15 रूल 15 यहाँ पे बात कर रहा है कि मान लीजिए बार बार एजेंट जो आपका सर्विंग ऑफिसर है वो जा रहा है, लेकिन डिफेंडेंट किसी भी कारणवश मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में जो उसके डिफेंडेंट की फैमिली का अडल्ट मेंबर होगा उसको सम्मन की सर्विस की जा सकती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये सिर्फ अडल्ट मेंबर को, माइनर सन माइनर डॉटर इसको नहीं दी जा सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और है, जो सर्वेंट है वो फैमिली का मेंबर नहीं माना गया इस रूल के अंदर। नियम 15 के तहत आप नौकर को परिवार के सदस्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अडल्ट मेंबर को ही देना है नियम 15, इसे याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 16 में बात करते हैं पर्सन सर्व टू साइन एक्नोलेजमेंट। देखिए जिसको आपने सम्मन दे दिया, अब कोर्ट कैसे मानेगा कि सम्मन पहुंच गया, इसके लिए कुछ तो प्रूफ चाहिए। तो जो भी व्यक्ति सम्मन को रिसीव करता है वो उस पर साइन करता है रिसीविंग एक्नोलेजमेंट पे कि मैंने साइन कर दिया है, मैंने रिसीव कर लिया है। अब बात करते हैं आपके नियम 17 की। नियम 17 यहाँ बात करता है कि प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। मान लीजिए भाई कोई डिफेंडेंट है, बार बार सम्मन लेके जा रहे हैं, वो व्यक्ति मिल नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, व्यक्ति तो मिला ही नहीं, और या उसने मिला तो उसने लेने से मना कर दिया, तो ऐसे में जो सर्विंग अफसर है वो एम्पावर है, रूल 17 के हिसाब से, नियम 17 के तहत उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो उसके घर के बाहर किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे जहाँ पे इजी रिकॉग्निशन हो सके उस सम्मन की एक कॉपी चिपका सकता है। ओरिजिनल सम्मन नहीं, उसकी एक कॉपी चिपकाएगा और अपनी एक रिपोर्ट फाइल करेगा कि जिसमें उसमें अपने गवाहों के नाम देगा कि मैंने इन व्यक्तियों के द्वारा घर की पुष्टि की, ये उसी में डिफेंडेंट का घर था और इनके सामने ही मैंने उसको बाहर चिपका दिया है, और अपनी रिपोर्ट को ओरिजिनल सम्मन के साथ में कोर्ट में सबमिट करेगा। ये रूल्स नियम 17 भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी नियम 18 बात करता है इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। देखिए जब भी आपको सर्विस करते हैं तो उसमें सर्विस होने का समय और किस हिसाब से की गई है, मतलब कहने का है कि रिपोर्ट में आपने डायरेक्ट उसको पर्सनली दिया है, आपने घर के बाहर चिपकाया है, आपने नियम 15 के तहत घर के किसी अडल्ट मेंबर को दिया है, वो सारी चीज़ें इंडोर्स करनी है, उसमें दर्ज करनी है आपकी रिपोर्ट में। अभी आता है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। मान लीजिए नियम 17 के तहत उसने घर के बाहर चिपका दिया है सर्विंग ऑफिसर ने, तो उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसको बुला के पूछा जा सकता है, ठीक है, उसकी ऑथ इज सफिशिएंट इन दैट केस कि हाँ भाई मैंने वहाँ पे कि गवाहों से या अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों से मैंने फला फला व्यक्ति से कंफर्म किया था कि ये घर डिपेंडेंट का ही है, और उन्हीं की प्रेजेंस में मैंने उसके घर के बाहर वो चिपका दिया था। अभी नियम 20 बात करता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस देखिए क्या होती है, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे आपको सम्मन डिलीवर आप नॉर्मल ऑर्डिनरी वे में ना कर पाए, साधारणतः जिस तरह से हम करते हैं उस तरह ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। कोर्ट के अगर कोर्ट को लगता है तो न्यूज़पेपर में, लेकिन न्यूज़पेपर क्या है, डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए और वो उसी लोकेलिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दिया जिसमें कि वो लोकल उस लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है। कहने की बात यह है कि कोर्ट अपनी तरफ से पूरी यथासंभव प्रयत्न करता है कि डिफेंडेंट को वो किसी तरह से मिल जाए। तो 20 यहाँ पे क्या कहता है, अगर देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि कब आप किस नियम के तहत आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं डिफेंडेंट को कोर्ट में अपीयर होने के लिए, ठीक है, तो आप किस में दे सकते हैं, नियम 20 के तहत सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में आप वो दे सकते हैं। और ऐसी सर्विस को कोर्ट इसी तरह से मानेगी, मान लीजिए उसको आपको कोर्ट ने डायरेक्टली ही सर्व किया है,
तो ये था आपका नियम 20। अभी बात करते हैं नियम 21 की। ये कह रहा है कि सर्विस समन वेयर डिफेंडर रिजाइड्स विद इन जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। आपके हमने सेक्शन 28 में भी यही बात पढ़ी थी। मान लीजिए वो डिफेंडेंट आपके जुरिडिक्शन में रहता ही नहीं, वो किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता है। इट में भी आपके स्टेट में हो सकता है या दूसरे स्टेट में हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट जो इशूइंग कोर्ट है, कोर्ट को समन को इशू करने वाला, वो उस समन्स को भेजेगा जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है उस जुरिडिक्शन के कोर्ट में, और वो कोर्ट उसको उसी तरह से सर्व करेगा, ऐसे मान के कि ये उसी कोर्ट ने इशू किए हैं, और जो भी कार्रवाई करेगा उसके साथ में उसको रिटर्न करेगा इशूइंग कोर्ट को विद रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग। अगर उसने कोई भी कार्रवाई की है तो उस कार्रवाई के रिकॉर्ड के साथ उसको रिटर्न करेगा। अभी हम बात कर लेते हैं रूल 22 की। सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ समन इशूड बाय कोर्ट आउटसाइड। अब प्रेसिडेंसी टाउन्स में अगर कोई कोर्ट्स है, ठीक है, और वहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसी न्यायालय है जहाँ पे जहाँ आपको समन रिसीव करने हैं, तो वहाँ पे जो स्मॉल कोज कोर्ट होंगी वहाँ पे आप उनको इशू सेंड कर सकते हैं फॉर दी सर्विस ऑफ समन। अभी 23 बात करता है कि ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट। देखिए, जिस कोर्ट को आपने समन भेजे उसकी क्या ड्यूटी रहेगी। उस कोर्ट की क्लियर ड्यूटी रहेगी कि वो समन को इस तरह से सर्व करेगा, मान लो वो उसी को मिले हैं, वो हर यथासंभव प्रयास करेगा कि उस कोर्ट को, वो उस डिफेंडेंट को समन की सर्विस करे, और उसने जो भी कार्रवाई की है वो पहले इशूइंग कोर्ट को उस सारी अपनी कार्रवाई का रिकॉर्ड भेजेगा, समन के साथ रिटर्न करेगा। अभी 24 क्या है कि सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है, तो उसको आप कैसे भेजेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका इंचार्ज ऑफ द प्रिजन जो होगा, ठीक है, और मोड ऑफ सर्विस यहाँ क्या होगा, वट एवर रूल्स, जो भी आपके नियम है वहाँ के हाई कोर्ट ने जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों के तहत आप उसको फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, या कोई अपॉइंटेड अफसर उसको पर्सनली जाके दे सकता है। पर किसको देगा, इंचार्ज ऑफ प्रिजन। अब इंचार्ज ऑफ प्रिजन की ड्यूटी बनती है कि वो रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट साइन कराए उस व्यक्ति से, और अपने सिग्नेचर में एक रिपोर्ट साथ में भेजे कि मैं सो एंड सो व्यक्ति को दे दिया गया है, या नहीं दे पाया है तो क्या रीज़न है, वो रिपोर्ट भेजेगा। अभी बात करते हैं हम नियम 25 में। मान लीजिए डिफेंडेंट इंडिया से ही बाहर रहता है और इंडिया में उसका कोई भी एजेंट नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप क्या है, एम्बेसी के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आउटसाइड इंडिया से रह रहा है, तो वहाँ पे आप स्पीड पोस्ट, कुरियर या किसी अदर सर्विस से ही भेज सकते हैं जो आपके हाई कोर्ट ने अप्रूव की है, ठीक है, और या फिर आप एम्बेसी के थ्रू भी भेजा जा सकता है ऐसे केस में। समझ 26 सब केस की बात कर रहा है कि सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट कोर्ट। यहाँ भी वही बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा कोर्ट जो किसी ऐसे जगह पे सिचुएट है आउटसाइड द इंडिया, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करती है, या अपने ऑफिशियल गैजेट से वहाँ पे सीपीसी का प्रोविज़न लागू होता है, तो इन इन सच केस वहाँ उस कोर्ट के थ्रू भी उसे भेजा जा सकता है, या जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं हमारे एम्बेसीज के थ्रू, उनके थ्रू भी हम उसकी सर्विस कर सकते हैं। 26A क्या बात करता है कि समन्स टू बी सेंड टू द ऑफिसर्स टू द फॉरेन कंट्रीज। देखिए 26A ने यहाँ पे क्या बात की है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में उसने नोटिफिकेशन दिया है, किसी भी फॉरेन टेरिटरी में समन सर्व किए जा सकते हैं डिफेंडेंट को, जहाँ डिफेंडेंट या तो रहता है अपनी इच्छा से, या तो वहीं का रहने वाला है, या वहाँ पे इंडिया का लेकिन वहाँ रह रहा है, या फिर वहाँ पे कोई अपना वर्क कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ किसको समन भेजे जा सकते हैं, किसी भी ऐसे ऑफिसर को गवर्नमेंट का जो फॉरेन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और वो अफसर को अपॉइंट करती है। फॉरेन अफेयर्स की जो हमारी वो है मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, विदेश मंत्रालय है, वो स्पेसिफाई करता है, और सम्मन उसके साथ उस अफसर के पास जाते हैं, और उसका ड्यूटी बनता है उसको आगे सर्विस करना। अभी हम बात करते हैं सर्विस ऑफ सिविल पब्लिक ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। मान लीजिए कोई सिविल पब्लिक ऑफिसर है, कोई रेलवे कंपनी में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा उसको सर्व होंगे। नियम 28 बात करता है सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन, यानी कि तीनों डिफेंस फोर्सेज में अगर किसी सोल्जर को, सेलर को या एयरमैन को जाना है, ठीक है, आर्मी में आपके सोल्जर्स होते हैं, नेवी में आपके सेलर्स होते हैं, और एयरफोर्स में आपके एयरमैन होते हैं। अगर इनमें से किसी के लिए भी कोई समन इशू किया गया है
तो वो उसके कमांडिंग ऑफिसर को जाएगा, और ये कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उस व्यक्ति को एक कॉपी दे, उसे रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट के साइन ले और अपने सिग्नेचर में एक रिपोर्ट न्यायालय को वापस भेजे। और अगर वो किसी वजह से संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है उसको सर्विस करना, तो उसके लिए भी रीजन रिकॉर्ड करके अपने सिग्नेचर में उस न्यायालय को वापस भेजे। अभी 29 बात करता है ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू हुम समन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। ठीक है, ये देखिए अगर सेक्शन 24 आपका 27 और 28 इन नियमों के तहत अगर आपके समन इशू किए गए हैं, ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट अपने सिग्नेचर में एक लेटर के साथ भेजेगा और रीज़न बताएगा कि उसको नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और अगर किया गया है तो वो कन्फर्मेशन देगा कि समन्स की सर्विस कर दी गई है। अभी देखिए नियम 30 यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये आखिरी नियम है हमारा समन्स का। नियम 30 बात कर रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। देखिए अगर न्यायालय को लगता है कि समन इसके खिलाफ इशू किए गए हैं, डिफेंडेंट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे समन ना भेजा जाए, या वो उस रैंक का है कि उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाए कि उसे समन ना भेजकर वही सेम कंटेंट एक लेटर के फॉर्मेट में दिया जाए, और ऐसा लेटर जो है जुडिशियल अफसर के द्वारा साइन होता है। तो लेटर में बी सेंट इन प्लेस ऑफ द समन्स और दिस लेटर इज टू बी साइंड बाय जुडिशियल अफसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा समन्स के बारे में ख़त्म हो गया है वीडियो। इसको हमने थोड़ा शॉर्टकट बनाया, आप डायरेक्ट साथ साथ पढ़ें, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद,